हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस का जो 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। इतनी समय जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक ना, तो हम एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक ना। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो आया, पहला प्रश्न क्या, जो पहला प्रश्न है, जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। तो जगन्नाथपुरी जो है दोस्तों वो कहाँ, उड़ीसा में स्थित है, ठीक ना। कहाँ स्थित है? उड़ीसा। इसे ये कहें कि सफ़ेद पैगोड़ा यानी वाइट पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और कौन, सूर्य मंदिर, ठीक ना, क्या उन्हीं सूर्य मंदिर, उसे हम ब्लैक पैगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। वो भी कहाँ है? वो भी उड़ीसा में है। तो आइए दोस्तों, और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख मंदिर और उनके स्थान और विशेषताएं देख लीजिए, ठीक। देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमाला आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो पुष्करिणी नदी के पास है, ठीक ना। आप इसके बारे में देखिए। और मीनाक्षी अम्मा मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मदुरई, तमिलनाडु। ये कहाँ पर, किस नदी पर है? तो नदी पूछ ले तो वैगई नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। और देखिए, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो वाराणसी में उत्तर प्रदेश भगवान शिव को समर्पित है, ठीक ना। सोमनाथ जो मंदिर है ये कहाँ? गुजरात। पहला ज्योतिर्लिंग है, ठीक ना। अब भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से पहला कौन है? ये सोमनाथ मंदिर, ठीक ना। और देखिए, स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब जो है तो अमृतसर पंजाब में सिखों का एक पवित्र स्थान है, ठीक ना। और देखिए, जो वैष्णो देवी मंदिर है ये कटरा कहाँ? जम्मू कश्मीर में जो कटरा, ये ठीक ना, और पहाड़ी पर स्थित है, ठीक। अमरनाथ गुफा मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में बर्फ से बनी शिवलिंग, ठीक ना, भगवान शिव को समर्पित है ये। और देखिए, अक्षरधाम मंदिर कहाँ? दिल्ली में है। ये स्वामी नारायण संप्रदाय का विशाल मंदिर है, ठीक। और ये जगन्नाथपुरी जो अभी आपने पढ़ा, जो क्वेश्चन में आया था, जगन्नाथपुरी कहाँ है? पुरी में है, उड़ीसा, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, ठीक। बद्रीनाथ जो है ये कहाँ दोस्तों? ये उत्तराखंड, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक ना। और जो खजुराहो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है। ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, ठीक ना। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक ना, ये माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक ना। जैन धर्म का ये प्रमुख मंदिर है, आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। और पद्मनाभ स्वामी, ठीक ना, मंदिर कहाँ? तिरुवनंतपुरम में है, ठीक। और तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल की राजधानी है, ठीक। ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक। अपार धन के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए, गृहश्रेश्वर मंदिर, ठीक ना, गृहश्रेश्वर मंदिर कहाँ है? ये दौलताबाद में, कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक ना। दौलताबाद कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में, ठीक ना। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित है, ठीक ना। और ये लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। और भगवान शिव को क्या है? समर्पित है, ठीक ना। तो आप लोग इसको दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि बेहद्दीन, ठीक ना, बेहद्दीन खलम किस राज्य का एक पारंपरिक प्रमुख उत्सव या नृत्य है, ठीक ना। तो दोस्तों ये कहाँ है? ये मेघालय का है, ठीक ना, मेघालय का है, ये मेघालय का है। देखिए, बेहदी नखलम जो है ये मेघालय का पन्नारी जयंतिया जनजाति के एक महत्वपूर्ण वार्षिक नृत्य है और सांस्कृतिक उत्सव है, जो बुआई के बाद जुलाई में मनाया जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि कब मनाया जाता है, कभी कभी यह माह भी पूछ लेता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, थोड़ा पूर्वोत्तर राज्यों के लोक नृत्य देख लेते हैं कि प्रमुख पूर्वोत्तर राज्यों के लोक नृत्य। देखिए, असम में क्या है दोस्तों? बिहू, ठीक ना, ये फसल और खुशी का प्रतीक है। बागुरुम्बा, ठीक ना, ये बोडो जनजाति द्वारा होता है। कहाँ का है? ये असम है, ठीक ना। झूमर और खेल, झूमर हो गए, खेल गोपाल हो गए, ये कहाँ के हैं? असम के हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये मेन है, ठीक। मणिपुर में देख लीजिए, तो मणिपुर में मणिपुरी यानी शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। थांगटा, ठीक ना, आप इसको याद रखिएगा, थांगटा ये पूछा जाता है। मार्शल आर्ट पर आधारित है, ये कौन? थांगटा। डोल चोलम
ठीक। ढोल चोलम, लाई हरोबा, ठीक ना, लाई हरोबा इसको याद रखिएगा। पोंग चोलम ये ढोल पर आधारित है, ठीक ना। मेघालय में देखिए, मेघालय जो अभी पूछा गया लाहो, ठीक ना, ये खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता था। जो अभी ये प्रश्न पूछा गया था तो वो जैंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता। फिर साद सुख मिनसीम, ठीक ना, साद सुख मिनसीम इसको याद रखिएगा। नो क्रेम यानी शरद ऋतु का ये नृत्य है, ठीक ना, कौन, नो क्रेम, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। मिजोरम का देख लीजिए, मिजोरम का है चिराओ, चिराओ आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये पिछले CHL में भी पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक ना। खुल्लम, ठीक ना, खुल्लम, चैलम, सरला मकाई, ठीक ना, सरला मकाई। अब देखिए लामकाई। नागालैंड में देखिए दोस्तों, नागालैंड के त्योहार चांगलो या सुआ, ठीक ना, लुआ और चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कई फसल और उत्सव का नृत्य है, ठीक। एक हार्नबिल भी मनाया जाता है। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, नागालैंड में हार्नबिल, ठीक, हार्नबिल। त्रिपुरा में देखिए दोस्तों होजगिरी, ठीक ना, होजगिरी रियांग जनजाति द्वारा चावल की फसल पर मनाया जाता है, ठीक ना, बसंत रस। सिक्किम में दोस्तों सिंघी छम यानी हिम सिंह का मुखौटा पहनकर इसमें नृत्य करते हैं, ठीक ना, और कांग चेनगा जंगा से जुड़ा नृत्य है, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पोनुंग या बोइया चालो, ठीक ना, ये नृत्य कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 1900 लिखा, 1951 के प्रथम एशियाई खेल भारत ने किस श्रेणी में सबसे अधिक पदक जीता था। तो ये दोस्तों ब्रोंज मेडल, कौन सा मेडल, ब्रोंज मेडल जीता था, ठीक ना। अब देखिए कि जो है 1951 के प्रथम एशियाई खेल यानी एशियाड में भारत ने एथलेटिक्स और तैराकी स्विमिंग में सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, ठीक। खासकर कांस्य पदक, कांस्य माने ब्रोंज मेडल, ठीक ना, पदकों के मामले में, और कुल मिलाकर जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा था, जिसमें से 15 स्वर्ण और 16 रजत और 20 कांस्य पदक सहित कुल 51 पदक जीते थे, ठीक ना। एथलेटिक्स भारत अब तक का सबसे सफल खेल रहा है, ठीक ना, जिसमें से 10 स्वर्ण 12 रजत और 12 कांस्य, और तैराकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक सचिन नाग द्वारा जीता था 100 मीटर की फ्रीस्टाइल में, ठीक ना, जीता, जो इस संस्करण की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। आइए देखते हैं प्रश्न है कि 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश, देखिए अभी ये करंट का है क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में किसने शपथ ली थी, ठीक ना। तो आप लोग क्या बताए, ये किसने ली थी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ली थी, ठीक है, कौन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ली थी, ठीक। इसके बाद आप फिर एक नए जो है यानी जो 52वें हैं उनका न्यायमूर्ति का जो है अनाउंसमेंट हुआ, वो कौन है, सूर्यकांत है, ठीक ना। सॉरी दोस्तों, वो कौन है, 53वें हैं सूर्यकांत, ठीक ना, सूर्यकांत जो है 53वें हैं, और जो 52वें हैं हमारे वो है कौन, BR गवाई, ठीक ना, BR गवाई है, ठीक ना। तो आप लोग दोस्तों इसको याद रखिएगा, ठीक। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद एक क्या 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश पर होता है, ठीक ना। कार्य क्या है, न्यायालय के प्रशासन की देखरेख करना, न्यायाधीशों को मामले और कार्यभार सौंपना, ठीक, और क्या करना होता है, कॉलेजियम यानी जिसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं का नेतृत्व करना, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए सिफारिशें करता है, ठीक। संविधान और मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना और उनकी रक्षा करना, ठीक, ये इनका कार्य। कई महत्वपूर्ण मामले जैसे संवैधानिक, आपराधिक आदि में निर्णय देना और ऐतिहासिक निर्णय को लिखना, ठीक। अब देखिए दोस्तों लिखा सादिरट्टम, सादिरट्टम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है दोस्तों, तो ये भरतनाट्यम का है, ठीक ना, किसका, भरतनाट्यम का। देखिए सादिरट्टम जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है, जो तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ और मूल रूप से देवदासियों द्वारा मंदिर में किया जाता था, जिसे बाद में 1930 के दशक में पुनर्जीवित कर भारतनाट्यम नाम दे दिया गया, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फरवरी 2025 में आयोजित हरियाणा के
15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों वो ओम बिरला थे, ठीक ना। ये कौन थे? ये लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ठीक ना, तो 128 बिट्स होती हैं, ठीक। आप लोग याद रखिएगा, IPv6 एड्रेस में 128 बिट्स होते हैं, जो IPv4 के 32 बिट्स एड्रेस से बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस प्रदान करते हैं और इंटरनेट से जुड़े उपकरणों की बढ़ती संख्या के लिए पर्याप्त पते सुनिश्चित करते हैं। इन 128 बिट्स को हेक्साडेसिमल, ठीक ना, अंकों के 8 समूहों में लिखा जाता है, जिन्हें कोलन, ठीक ना, कोलन से अलग किया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप पुरुष कहाँ आयोजित की गई थी? ये आपको बताना दोस्तों, तो ये कहाँ? विजयवाड़ा, ठीक ना। विजयवाड़ा कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है, आप लोग याद रखिएगा। और भारत में पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग के लिए 1959 से 60 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी, जहां बॉम्बे, जिन्हें अब मुंबई कहते हैं, क्षेत्र की टीम ने यह खिताब जीता था। और यह भारतीय खो खो महासंघ KKFI के तत्वाधान में हुई थी, ठीक ना। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? ये प्रश्न देखिए पूछ लिया। तो दोस्तों ये खालसा पंथ की जो स्थापना उसने गुरु गोविंद सिंह ने की थी, एक बात। और इनके इसी खालसा पंथ के उपलक्ष्य में जो है दोस्तों बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक ना। किसका? बैसाखी का। बैसाखी का ये कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल 1900, मतलब 13 अप्रैल को मनाया जाता है हमेशा, ठीक ना। और इसी बैसाखी के त्यौहार में एक घटना जुड़ी है, ठीक ना। तो आप लोग जानते होंगे कौन सी घटना है। जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 बैसाखी के दिन, ठीक ना, ये दिखा है, बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी, जिसका उद्देश्य अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक योद्धा समुदाय बनाना था, जिसमें सभी क्या है जाति पाति के लोग शामिल थे, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हॉकी में अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? ठीक ना, रेड कार्ड यानी लाल कार्ड का, ठीक। अब देखिए हॉकी में अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लाल कार्ड यानी रेड कार्ड का उपयोग किया जाता है, जो गंभीर उल्लंघनों के लिए खिलाड़ी को खेल से स्थायी रूप से निलंबित कर देता है, ठीक। और टीम को एक खिलाड़ी कम खेलना पड़ता है, जबकि हरे और पीले कार्ड अस्थायी निष्कासन के लिए होते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न, विभिन्न कार्ड और उनके अर्थ देख लीजिए। हरा कार्ड जो है दोस्तों यह एक चेतावनी है कि जिसके बाद खिलाड़ी को आमतौर पर 2 मिनट के लिए खेल से बाहर किया जाता है, ठीक। पीला कार्ड क्या है? एक गंभीर चेतावनी और खिलाड़ी को 5 मिनट या उससे अधिक समय के लिए मैदान से बाहर किया जाता है, ठीक। लाल कार्ड क्या होता है? यह सबसे गंभीर दंड है, जिसके कारण खिलाड़ी को मैच से पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह और कोई खिलाड़ी नहीं आ सकता, जिससे टीम को एक खिलाड़ी कम खेलना पड़ता है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों वो 24 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक, जो सिखों के 9वें गुरु यानी गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के याद दिलाता है, जिन्हें 1675 में औरंगजेब द्वारा धर्म और मानवता की रक्षा के लिए फांसी दे दी गई थी, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि स्पेयर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक ना, तो दोस्तों बॉलिंग से संबंधित है स्पेयर, ठीक ना। देखिए स्पेयर शब्द मुख्य रूप से बॉलिंग से खेल से संबंधित है, जहां इसका मतलब होता है पहली गेंद पर बचे हुए पिनों, ठीक ना, पिन्स को दूसरी गेंद से गिराना। लेकिन यह क्रिकेट, बेसबॉल और टेनिस जैसे खेलों
में अतिरिक्त या आरक्षित के अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, जैसे स्पेयर टायर, ठीक ना। क्रिकेट में देखिए स्पेयर का मतलब है अतिरिक्त खिलाड़ी, ठीक ना, ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है जो टीम में मैदान पर नहीं खेलता जब तक कि कोई खिलाड़ी चोटिल ना हो जाए, ठीक ना। और बेसबॉल या यहाँ भी स्पेयर का मतलब अतिरिक्त या आरक्षित पिचर या खिलाड़ी हो सकता है, ठीक। टेनिस में क्या होता है दोस्तों, टेनिस में स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त रैकेट या गेंद हो सकती है, ठीक। और अगला प्रश्न दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 किस राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था? तो उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 15 जून 2005 को जो है अपनी स्वीकृति मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ, जिसने नागरिकों को सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार दे दिया, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों कि ये रिलेटिविटी, ठीक ना, ये किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखिए जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो थ्योरी ऑफ यानी रिलेटिविटी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जिसमें दो मुख्य भाग है। एक क्या है? स्पेशल रिलेटिविटी यानी विशेष सापेक्षता, ठीक ना। दूसरा क्या है? जनरल रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षता, ठीक ना। और जो क्या है? स्थान यानी स्पेस और टाइम, ठीक, और एनर्जी यानी ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ को बदल देते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि भौतिकी के प्रमुख सिद्धांतों में न्यूटन की गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम यानी शास्त्रीय यांत्रिकी, ठीक ना, जिसे कहते हैं क्लासिकल, ठीक ना, मैकेनिज्म और ऊष्मागतिकी के नियम यानी ऊर्जा, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और विद्युत चुंबकत्व, प्रकाश और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, जो समान समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण शामिल है, जो दुनिया को समझने की नींव को क्या नींव रखते हैं, ठीक ना। साथ ही क्या है? साथ ही दुनिया आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी यानी परमाणु स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, जिसे कई वैज्ञानिकों ने जैसे न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन और प्लांक आदि ने विकसित किया है, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? आपको बताना दोस्तों कि सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है। जो हमारा सौरमंडल है दोस्तों उसके केंद्र में सूर्य स्थित है, ठीक ना। हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कुल 8 ग्रह हैं, ठीक। कितने ग्रह हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर? कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के क्रम में है, ठीक ना। देखिए जो हमारे ग्रह सौरमंडल में 9 ग्रह थे, जिसमें से प्लेटो को जो है हटा दिया। क्यों? प्लूटो जो है दोस्तों वो सौरमंडल के जो मतलब ग्रह का जो है वो पालन नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसको वहाँ से हटा दिया गया। हटाने का मतलब ये नहीं कि उसको वहाँ से गायब कर दिया गया है, ठीक ना। उसको अपने सोलर सिस्टम में नहीं गिना जाता, ठीक ना। तो परिक्रमा करने वाले कुल 8 ग्रह जो सूर्य से दूरी क्रम में, ठीक ना। बुध, मरकरी यानी शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ और मार्च, जुपिटर, सैटर्न, ठीक ना, जिसे शनि कहते हैं, और यूरेनस यानी और नेपच्यून, ठीक ना, जिनमें से पहले 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ठीक ना, जिसमें से इनर प्लैनेट का हो और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का हो, ठीक ना। आखिरी के जो 4 हैं उन्हें गैसियस प्लैनेट, ठीक ना, गैसियस या आउटर प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। एक चीज़ और आप दोस्तों याद रखिए कि जो है यूरेनस, कौन? यूरेनस और जो है आपका वेनस, ये क्या है? और जो ग्रह हैं उनसे क्या है अपोजिट डायरेक्शन में राउंड करते हैं, नहीं घूमते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक। प्लूटो को अब बौना ग्रह यानी डॉर्क प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए मरकरी जो सूर्य के सबसे करीब और सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र जो है ये पृथ्वी का जुड़वा और सबसे गर्म ग्रह है, ठीक ना, जिसका जो घना वायुमंडल है, ठीक ना। एक चीज़ आप लोग घना जो वायुमंडल है, ठीक ना, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य के बगल में क्या है? जो कौन है? मरकरी है। फिर क्या है? वेनस है। तो गर्म तो इसको होना चाहिए, लेकिन गर्म ये है। क्यों? इसके पीछे की वजह है क्योंकि शुक्र पर क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल यानी यहाँ पर CO2 गैस की मात्रा अधिक है, ठीक ना। किसकी मात्रा? CO2 गैस की मात्रा अधिक है, जिसलिए यहाँ पर
गर्मी है, ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर अभी जीवन है, ठीक ना। और मंगल ग्रह ये लाल ग्रह है, ठीक है, ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं, ठीक ना। तो ठीक ना। और देखिए बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, एक विशाल गैस दानव, ठीक। और देखिए शनि जो अपने सुंदर वाली रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। अगर पूछ ले कि किस ग्रह में क्या है वलय हैं या रिंग हैं, तो किस में है दोस्तों, शनि में है, ठीक ना। यूरेनस यानी बर्फ का विशाल काय ग्रह जो अपनी धुरी पर झुका हुआ है, ठीक। और देखिए न्यूपचन क्या है दोस्तों, ये सूर्य का सबसे दूर स्थित बर्फीला विशाल काय ग्रह है, ठीक ना। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि हाँ एक चीज़ और ये ऊपर वाले प्रश्न में आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह है, ठीक ना, ये मान लीजिए बृहस्पति जुपिटर है और ये मार्स है, ठीक ना। तो इनके बीच में एक पट्टी है, ठीक ना, ठीक ना। यहाँ पर बहुत सारे यानी क्षुद्र ग्रह, ठीक ना, पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो पूछ ले क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है वो किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो किसमें, मंगल और जुपिटर यानी मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि लिखा है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक ना। तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना, किसके, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देखिए दोस्तों क्या है कि भारत में किसी राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक ना, जो अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले वारंट अधिपत्र के तहत उन्हें नियुक्त करते हैं, ठीक। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और उनका कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति को संबोधित अपने लेख द्वारा इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक ना। ये अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ रिएक्शन किसने फार्मूलेट किया था दोस्तों, तो ये सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गति के 3 नियम दिए जिसमें से तीसरा नियम है, ठीक ना, यानी प्रतिक्रिया का नियम जो है, जिसे प्रक्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने द्वारा फार्मूलेट किया गया था, ठीक ना। और यह न्यूटन द्वारा या उनके गति के नियमों में से तीसरा नियम है जो बताता है कि प्रत्येक क्रिया की हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक ना। और इनका जो पहला नियम है दोस्तों वो है कौन सा, जड़त्व का नियम, ठीक ना। पहला जड़त्व का नियम है। दूसरा कौन है, यानी जड़त्व का मतलब क्या है, जो वस्तु विराम में है वो विराम में ही रहेगी और जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहुबल न लगाया जाए, ठीक ना। और इनका जो दूसरा नियम है यानी जो संवेग वाला है, संवेग का नियम है, ठीक ना, जिसमें एक होता है dp अपान dt, ठीक ना। dp अपान dt जो है दोस्तों वो बल के बराबर, किसके, बल के, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इससे पूछ ले कि बल की परिभाषा किस नियम से पर आधारित है, तो आप लोग बताना है कि सर आइजैक न्यूटन का दूसरे नियम पर आधारित है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति से, ठीक ना। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति से संबंधित है, ठीक ना, जो तब लागू होता है जब संसद का कोई सदन सत्र में नहीं होता है, ठीक ना। और क्या होता है, और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है। इन अध्यादेशों के वही प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, ठीक ना। लेकिन क्या है, संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना जरूरी है, ठीक ना, नहीं तो ये समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हर्ट लैम की लेखिका कौन है, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा पर में लिखी गई है, ठीक ना। तो ये दोस्तों बानू मुश्ताक है, ठीक ना, भानु मुश्ताक नहीं, ये बानू मुश्ताक है, आप लोग याद रखिएगा, ये बानू मुश्ताक है, ठीक। देखिए वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हर्ट लैम्प की लेखिका कौन, ये देख ली बानू मुश्ताक लिखा है यहाँ पर, तो बानू मुश्ताक है, ठीक ना, जो कर्नाटक की एक भारतीय लेखिका है और उनकी ये लघु कथा जो संग्रह मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई जिसका अंग्रेजी दीपा भास्ती ने किया था, ठीक ना, किया था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 1905 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1950, ठीक ना, क्या होगा 1950,
50 तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो 1950 में तो मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, ठीक ना, 395 अनुच्छेद थे, ठीक। और अभी कितने हैं वर्तमान में? तो 448 अनुच्छेद है, आप लोग याद रखिएगा। और अनुसूचियाँ कितनी थी? तो अनुसूचियाँ दोस्तों, अनुसूचियाँ 8 थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। हालांकि समय के साथ संशोधनों के कारण अब इसमें लगभग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 25 भागों हैं बटे हैं, लेकिन मूल संख्या जो है 395 ही मानी जाती है, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1976 में पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? तो ये किसको दिया था? नरेंद्र पाल को, ठीक ना, नरेंद्र पाल सिंह को, ठीक ना। नरेंद्र 1976 में पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नरेंद्र पाल सिंह को उनके उपन्यास तू टूटा के लिए दिया गया था, जो पंजाबी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा भारतीय क्या है? भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत, ठीक ना, जो BNS दोस्तों ये कब लागू हुई थी? BNS जो है दोस्तों ये कब लागू हुई? 2023 को। ये रूपांतरण किसका है दोस्तों? ये IPC का, ठीक ना, किसका? IPC, जिससे कहते हैं ठीक इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, जो IPC का, ठीक, IPC का। तो ये जो है दोस्तों, जो IPC लागू कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1860 में लागू हुई थी। किसने लाया था? मैकाले ने लाया था, जिसका अब ये रूप हो गया VNS, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यापारी को बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी होगी? तो ये दोस्तों 7 दिनों के अंदर, ठीक ना, ठीक। अब देखिए भारतीय न्याय संहिता, देखिए भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की जगह लेने वाली भारत की नई आपराधिक कानून है, जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक पारदर्शी बनाना, पीड़ितों के अधिकारों को मजबूत करना और प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना, ठीक ना। और क्या है? आतंकवाद संगठित, क्या है? आतंकवाद संगठित अपराध और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे कि सामूहिक बलात्कार के लिए सख्त सजा जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए बदलाव और नई परिभाषाएं, जैसा बच्चा और लिंग की परिभाषा पेश करता है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक जवाबदेह और न्याय उन्मुख माने, ठीक ना। मुख्य विशेषता क्या है इसकी? देखिए तो IPC का स्थान जो है यह भारतीय दंड संहिता 1973 CRPC, ये भारतीय दंड संहिता 1860 में, और CRPC जो 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 IEA के साथ मिलाकर भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली को पूरी तरह से बदल देता है, ठीक ना। अब देखिए आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देखिए जिसमें डिजिटल साधन जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजी के उपयोग को शामिल किया गया है, हाँ, और ताकि न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जा सके, ठीक। और देखिए कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ठीक ना, HDI जिससे का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ठीक ना, तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका देखिए इसका जो इंडेक्स में भारत का स्थान है वो 130 है, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा लॉन्च किया जाता है। और देखिए विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये जो है ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और क्या है? और इसको भी याद रखिएगा कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसे भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। फिर क्या है? लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, यह सूचकांक विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। विश्व बैंक ने कारोबार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया है
अब यह बिजनेस रेडी इंडेक्स पर काम कर रहा है, ठीक ना। और देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट यानी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक ना। देखिए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी, ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसे भी विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक ना, यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। और ये इसमें भारत का जो स्थान है वो 38वां, ठीक ना। और देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसने कंसर्न वर्ल्ड वाइड और क्या है वेल्ट हंगर लाइफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, ठीक। आप लोग दोस्तों इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और भ्रष्टाचार में देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI या अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। और देखिए विश्व खुशहाली यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जिसे कहते हैं यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। और देखिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता, ठीक ना, सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यह रिपोर्ट जो है विदाउट बर्ड्स और रिपोर्ट्स जो है विदाउट बर्ड द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। और जो है दोस्तों ये इसमें भारत का स्थान कौन सा है, इसमें 191वां स्थान है, आप लोग याद रखिएगा। और कानून का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसे विश्व न्याय परियोजना, ठीक ना, द्वारा जारी किया जाता है यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो है इतने क्वेश्चन मिले, ठीक ना। तो दोस्तों और जो टॉपिक है वो आपको इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इससे अपनी पूरी तरह से हेल्प ले सकें, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।